करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। आज के इस सेशन में हम 2 दिन के करंट अफेयर्स को लिंक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमने पूरा अपना चंद्रयान पे सेशन लिया था, तो उस दिन की न्यूज़ और कल की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उन दोनों को आज हम मर्ज करके और अपना ये सेशन कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप अभी अपने साथ में यूपीएससी का सिलेबस जो मेंस के लिए प्रीफर किया गया है वो लेके बैठे होंगे, ताकि कि आप जो भी यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस होती है उसको आप अपने साथ लिंक कर सकें। और एक और है कि आप जो भी ये न्यूज़ सुनते हैं उनके लिए अपने पास एक सेपरेट नोटबुक रखिए, जिसमें कि इन करंट इवेंट्स को नोट करते चलिए, ताकि आपका एक नोट कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम के वक्त में आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उससे होगा ये कि आपको चीज़ों के लिए आसानी होगी, उनको रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, वरना ये वीडियो देखना आपके लिए जटिल हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी होगा कि बार बार जब चीज़ों को हम दोहराते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ती जाती है। इसलिए जितना हो सके चीज़ों को लिखते जाइए, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। अब आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है उसकी फर्स्ट न्यूज़ है ब्रिक्स में अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है साउथ अफ्रीका में। ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है। कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले, जिसमें कि हमने बताया था कि भारत विस्तार को लेके चिंतित है, लेकिन अभी जो है ब्रिक्स में विस्तार हो चुका है। मतलब विस्तार का यहाँ पे मतलब है कि इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसमें अभी 6 नए सदस्यों को जोड़ दिया गया है। मतलब पहले ब्रिक्स जो था उसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। अभी इसमें 6 और नए सदस्य आ गए हैं। तो ये इस सम्मेलन का सबसे फर्स्ट पॉइंट निकल के आया है कि ब्रिक्स में का विस्तार। ये ब्रिक्स जो टॉपिक है अब जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है मेंस के लिए। अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि किस तरीके से जो वैश्विक संस्थाएं होती है जहाँ पे कि भारत के हित हैं, और वैसे भी जो भारत को इफ़ेक्ट करती है या भारत की इकोनॉमी, सोशल एस्पेक्ट को टच करती है, तो वहाँ से हमेशा से क्वेश्चन बनते रहे और हर साल एक ना एक संस्था पे क्वेश्चन बनता ही है। तो इस बार के लिए ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विस्तार हुआ है। जहाँ पे भी संरचना में बदलाव होगा तो वहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब जो ये ब्रिक्स है ये पेपर 2 के साथ में लिंक होगा, जहाँ पे कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या वैश्विक संस्थाएं टॉपिक मेंशन है। अब ये जो ब्रिक्स का विस्तार है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्रिक्स को लेके, विस्तार को लेके तो नहीं आएगा, प्री में हो सकता है कि सदस्यों की संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मेंस में क्वेश्चन इसके विस्तार से इस तरीके से आएगा कि ब्रिक्स जो संस्था है उसके विस्तार से आने वाली क्या संभावनाएं खुलती हैं, या क्या वैश्विक परिवर्तन होंगे, या शक्ति संतुलन में किस तरीके से बदलाव होंगे। या फिर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि अभी जितनी भी संस्थाओं में विस्तार की बात हो रही, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, WTO में सुधार की बात हो रही है, तो उस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि जिस तरीके से ब्रिक्स ने अभी विस्तार दिया है, क्या दूसरी संस्थाओं को भी देने की ज़रूरत है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये जो विस्तार हुआ है अभी, ये जो विस्तार है वो ध्रुवीकरण को रोकने के लिए किया गया है। बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ अब वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो ये जो विस्तार है वो भी उसी की दिशा में है। फिर इससे जो विश्व व्यवस्था है, इसको भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो नए कंट्रीज जुड़े हुए हैं उनके साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसे कि ईरान जुड़ा है अभी, सऊदी अरब जुड़ा है, तो ये जो है इसके रणनीतिक भागीदार रहे हैं भारत के। तो और ईरान के साथ तो भारत के शुरू से संबंध रहे हैं अच्छे। तो इस तरीके से जो भारत की इन दो देशों के साथ में ब्रिक्स को लेके और जो संभावनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसमें अभी ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ा गया है।
इसमें ये बताया गया है कि इससे जो होगा एक शक्ति संतुलन क्रिएट होगा पूरी वर्ल्ड व्यवस्था में, क्योंकि अमेरिका भारत जो है एक तरफ तो अमेरिका के साथ में क्वाड के साथ सदस्य बन के जुड़ गया है, और इधर वो चीन की तरफ से जो ये ब्रिक्स शुरू किया गया था तो इधर भी जुड़ा हुआ है, तो एक बैलेंस है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अमेरिका को जो टक्कर दे रहा है वो चीन है, तो हमने दोनों तरफ अपना बैलेंस बनाया हुआ है। तो ये ब्रिक्स को लेके इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसको कि आपको कवर करना है। फिर हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस एंगल पे आपको कवर करना है इस चीज़ को। यहीं पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि ब्रिक्स की नई परिभाषा दी है उन्होंने, ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज और शेपिंग द फ्यूचर। तो आपको ये डेफिनेशन कहीं लिख लेनी है ताकि आप अपने आंसर में इसको मेंशन कर सकें। और जहाँ कहीं भी वैश्विक पटल पे किसी भी चीज़ की बात आती है वहाँ पे आपको एक कॉमन वर्ड लिख लेना है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। चाहे जो जलवायु परिवर्तन की बात आए, आतंकवाद, साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग या ग्लोबल ये जो संस्थाएं हैं इनको लेके कोई भी, तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, तो इसको भी आपको नोट करके रख लेना है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लेके। अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो हमारे पेपर में 2 के साथ में लिंक होंगे। पेपर 2 का जो न्यायालय वाला सेक्शन है उसके साथ में लिंक होंगे, और अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए उपाय जो है वहाँ पे भी ये मेंशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो महिलाओं और यौन उत्पीड़न, बालकों, इनसे जो जुड़े हुए केस आते हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो केसेस होते हैं, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड जो केसेस बनते हैं, उनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस रही है, इसलिए ये वहाँ पे भी लिंक होते हैं। तो अभी न्यूज़ जो है वो ये है कि 30 जून 2023 तक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा किया गया और पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान किया गया। तो एक डेटा है आपके लिए जिसको आप अलग अलग जगह पे त्वरित न्याय वाले में यूज़ कर सकते हैं, अति संवेदनशील वर्गों के रक्षोपाय के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बढ़ते हुए बोझ को ये कैसे कम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे एक और डेटा दिया हुआ है कि अक्टूबर 2019 से न्याय विभाग यौन अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 विशेष पोक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। ये भी एक फैक्ट है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए या त्वरित न्याय के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है G20 का सम्मेलन। G20 सम्मेलन में अभी जो एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो MSME सेक्टर को लेके कही गई है। MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो भारत को बहुत ज़्यादा वेटेज प्रदान कर सकता है अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भारत है उसकी जो बेसिक जो रीढ़ है वो MSME सेक्टर ही है। छोटी छोटी यूनिट्स अलग अलग जगह पे काम कर रही है और उनको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी और इनकी ज़रूरत है। तो इस पूरे जगह G20 के सम्मेलन में MSMEs को लेके बात कही गई है कि वो वैश्विक व्यापार में, मतलब भारत वैश्विक व्यापार में अपने MSMEs को बढ़ाना चाहता है, उसकी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारा जो MSME सेक्टर है उसको ग्लोबल मार्केट मिल सकेगा, और ग्लोबल मार्केट मिलने से फर्स्ट तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, सेकेंड जो इस रोजगार में लगे हुए हैं, इस उद्योग में लगे हुए हैं, उनके भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ये अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएंगे। अभी जो वैश्विक GDP है उसमें MSME 50%, तो वैश्विक रोजगार में 60 से 70% का योगदान देता है। कितना बड़ा सेक्टर है ये कि इसमें MSME विश्व में
विश्व जीडीपी में 50% का रोल प्ले कर रहा है और रोजगार के मामले में 60 से 70%। लेकिन इनकी जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? एक तो टेक्नोलॉजी इनकी मेन चुनौती है, वित्तीय साधन और बाजार की सूचनाएं इनको आसानी से नहीं मिल पाती है। ये इनके 3 बेसिक चैलेंजेस है जिनका कि इनको हमेशा सामना करना पड़ता है। तो जब भी एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये अगर यहाँ पे बात हुई है तो हो सकता है कि पूछ लें कि एमएसएमई की चुनौतियाँ क्या हैं, ये विश्व व्यवस्था में किस तरीके से अपनी भागीदारी कर सकते हैं, इनमें सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इस डेटा का भी यूज़ करना है कि किस तरीके से कितनी इम्पोर्टेंस रखता है और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम इसको विश्व व्यवस्था के साथ में जोड़ना चाहते हैं। एक और एमएसएमईज का एक और बेनिफिट ये होगा कि वैश्विक जो सप्लाई चेन है वो इनकी मदद से बहुत ज़्यादा सही हो सकती है। अभी जो कोविड था तो उसमें जो वैश्विक सप्लाई चेन थी, आपूर्ति श्रृंखला थी, वो एक बेसिक दिक्कत बन के सामने आई थी। तो आगे हम इस चुनौती का सामना नहीं करें और उसको हम वैसी समस्या आने ही नहीं दें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ा के वैश्विक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो वहाँ पे भी एमएसएमईज अपने इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। ये जो एमएसएमईज वाला सेक्टर है ये भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना पेपर 3 के साथ लिंक होगा और आपूर्ति श्रृंखला जो पेपर 3 से का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वहाँ से लिंक होगा। आपूर्ति श्रृंखला से हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको लिंक करके बताना है। डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि एमएसएमईज और आपूर्ति श्रृंखला को लिंक करके क्वेश्चन आए, लेकिन डेटा को कहाँ कैसे फिट करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमको एमएसएमईज को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो जापान है अभी उसने अपना जो परमाणु संयंत्र था उसका पानी प्रशांत महासागर में छोड़ा है। ये जो न्यूज़ है वो आपके पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि जो जापान का परमाणु संयंत्र था फुकुशिमा, उसका उसने पानी अभी रेडियो एक्टिव पानी प्रशांत महासागर में छोड़ दिया है। तो एक तरफ जहाँ पे पूरा वर्ल्ड एकजुट होके जहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदूषण से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज जो हैं वो इस तरीके से कार्य कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर पूरा ग्लोबली इफेक्ट देगा। क्योंकि प्रशांत महासागर ऐसा तो है नहीं सिर्फ जापान से जुड़ा हुआ है, ये ग्लोबल है। यहाँ की जैव विविधता को हानि पहुँचाएगा, यहाँ जो इसके आसपास जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन लोगों को हार्म करेगा। बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होगी जिसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है। तो जहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आए कि ग्लोबल लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हम सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर चीज़ें इफ़ेक्ट होने लगेगी। तो एक छोटा सा फैक्ट है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ऐसे ही छोटी सी न्यूज़ है जिसको कि आप खेल वाले पार्ट में कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन अगर ऐसा फ्रेम होता है कि हम खेल में बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं, वहाँ पे आप फैक्ट डाल सकते हैं कि जैसे अभी ऐसा हुआ है। जैसे एक न्यूज़ है कि विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था जो है संयुक्त विश्व कुश्ती, उसने समय पे चुनाव नहीं कराने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है और प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि चुनाव हम अभी देख रहे हैं कि हम कुश्ती में कितने आगे बढ़ चुके हैं। हर साल हम कोई ना कोई मेडल लेके आते हैं, चाहे महिला टीम हो या पुरुष टीम हो। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो खेल में है हम पिछड़ जाएंगे। और जो विश्व पटल पे जो खेल हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो होते हैं, वहाँ पे तो फिर इस तरीके से अगर करेंगे तो युवा भी हताश होंगे और खेलों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। तो एक न्यूज़ है जिसको कि आप खेल वाले क्वेश्चन के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जिनको कि हमने कवर किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें
आप लिंक कर पाते हैं अपने इसके साथ, अपने सिलेबस के साथ में। और जैसे ही आप इन चीज़ों को लिंक करते हैं तो थोड़ी देर सोचिए और उसको कोशिश करिए कि अपने आंसर में किस तरीके से आप मेंशन कर पाएंगे। जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो अपने आंसर राइटिंग में जितने भी आप फैक्ट पढ़ते हैं, बातों को सुनते हैं, उनको उसमें लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ पढ़ के रुक जाएंगे या सुन के रुक जाएंगे तो आप लिंक अपने आंसर में उसको नहीं ले पाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और उसको अपने आंसर में कवर करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये सेशन बहुत यूज़फुल लगा होगा और आपकी जो यूपीएससी की मेंस की तैयारी है वो भी सही डायरेक्शन में जा रही होगी। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको बार बार देखते रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो सके। कल हम ये जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।